हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें पढ़ाई करनी है क्लास 12 यूनिट नंबर 6 और वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये छठी यूनिट का छठा वीडियो है और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 6 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे? तो आज का हमारा टारगेट है शोधन या परिष्करण, या आप इसे कह सकते हो प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। और शोधन की हम सबसे पहली विधि पढ़ेंगे आसवन विधि, फिर पढ़ेंगे पोलिंग विधि, नंबर 3 पे पढ़ेंगे द्रवण या द्रव गलन विधि, और फिर पढ़ेंगे बेटे खरपरीकरण या क्यूपेलीकरण विधि, और फिर पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन विधि, और फिर पढ़ेंगे मंडल परिष्करण विधि, फिर वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि, फिर वर्ण लेखन विधि पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद करेंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं, उन्हें बेटे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें बात करनी है शोधन की। शोधन को आप कह सकते हो परिष्करण, और बेटे परिष्करण को आप कह सकते हो रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। तो सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि सर हमें शोधन की क्या जरूरत पड़ी है, किसी भी धातु का हमें शोधन क्यों करना पड़ेगा? इसका कारण पता क्या है बेटे? इसका कारण है कि आपको पता है कि आपने एक धातु का टारगेट बनाया था कि हमारे पास एक धातु है, उस धातु का हमें शुद्ध रूप प्राप्त करना है। तो आपने क्या करा था बेटे? जब धातु का टारगेट बनाया था तो उस धातु के बहुत सारे खनिज आपने प्राप्त किए थे, कहीं से भी प्राप्त किए हो आपने, किसी भी धातु के हमने प्राप्त किए थे बहुत सारे खनिज, और बहुत सारे खनिजों में से हमने सबसे अच्छा खनिज छांट लिया था। उस सबसे अच्छे खनिज को हमने कहा था अयस्क। ठीक है, ध्यान से समझियो बिल्कुल। आपको पता है कि अयस्क में होता है गैंग, मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत आदि। इस गैंग को अलग करने के लिए हम करते हैं सबसे पहले सांद्रण। क्या करते हैं बेटे? सांद्रण करते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है हमारा अयस्क का सांद्रण। और मैंने आपको सिखाए थे अयस्क के सांद्रण के 5 तरीके। कौन सा तरीका कहाँ अप्लाई होगा उसके बारे में भी सारी बातें हमने कर ली थी। सांद्रण के बाद बेटे आपको पता चल गया कि सांद्रण में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं गैंग को, यानी गैंग को अलग करने के लिए आप करते हो सांद्रण, और सांद्रण के होते हैं 5 तरीके। सांद्रण के बाद हम क्या करते हैं, आप सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड बनाते हैं। हम सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड। तो सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड हमें बनाना है, यानी उसका करना है ऑक्सीकरण। यह हमारा दूसरा स्टेप था। और ऑक्सीकरण में हमारे पास 2 तरीके थे, एक तो निस्तापन था और एक भर्जन था। आपको पता है कि निस्तापन में हमने पानी को उड़ा दिया था और निस्तापन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ा दिया था। और निस्तापन का मतलब होता है हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है बेटे? और भर्जन में हमने क्या करा था? भर्जन में हमने सल्फर की अशुद्धि को SO2 बना के, यानी कि ऑक्सीडाइज करके उड़ा दिया था। और आप आर्सेनिक की अशुद्धि को भी उड़ा सकते हो AS2O3 के फॉर्म में, और बेटे एंटीमनी की अशुद्धि को भी उड़ा सकते हो। ठीक है? तो एंटीमनी ऑक्साइड के रूप में। तो हमें पता है सबसे पहले सांद्रण करते हैं, उसमें निकलता है गैंग। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड बनाते हैं, उसके 2 तरीके हैं। यह ऑक्सीकरण करने के 2 तरीके हैं, एक तो आपका निस्तापन है, एक भर्जन है। निस्तापन में नमी और CO2 उड़ेंगे, भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड उड़ेगी मेन। वैसे आप आर्सेनिक का ऑक्साइड और एंटीमनी का ऑक्साइड, यदि वहां एंटीमनी या आर्सेनिक अशुद्धि के रूप में उपस्थित है तो उन्हें भी उड़ा सकते हो। उसके बाद हमने क्या करा था, नंबर 3 पे जब हम आए थे तो इसमें हमने करा था नंबर 3 पे, ध्यान से सुनियो, नंबर 3 पे हम करते हैं अपचयन। क्या करते हैं? अपचयन। जो हमें मेटल का ऑक्साइड मिलता है उसका हम अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। और अपचयन करने की मैंने आपको कई तरीके सिखाए थे, उनमें सबसे मुख्यतः प्रगलन, जिसे आप कहते हो स्मेल्टिंग। तो अपचयन में हमने क्या करा था? अपचयन में बेटे हमने करा था कि जो अगलनीय अशुद्धियां हैं, एक तो आपने मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया था मेटल में, यानी धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर दिया। दूसरी चीज, आपके पास जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, अगलनीय अशुद्धियां,
उन अगलनीय अशुद्धियों को आपने धातुमल के रूप में अलग कर दिया था। ये था हमारा अपचयन। हालांकि अपचयन के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, जिनमें से एक था एलिंघम आरेख, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपचयन के बाद जो आपको धातु मिलती है ना बेटे, अपचयन के बाद आपको मेटल मिल जाएगा धातु। ये धातु बेटे 100% शुद्ध नहीं होती है। इस चीज को आपको समझना है कि आपका जो अपचयन है, अपचयन के बाद आपको धातु मिली है, उसे आप शुद्ध धातु नहीं कह सकते हो। उसे मैं कह सकता हूं अपरिष्कृत धातु, ठीक है, या क्रूड मेटल, या कच्ची धातु, कुछ भी आप कह दो। तो ये जो धातु मिली, इसमें अब भी कुछ अशुद्धियां उपस्थित हैं। ध्यान रखनी है ये बात, जरा इस बात को बेटे कान खोल के सुन लो। आपको पता होना चाहिए कि धातु जिसका आपने टारगेट बनाया था, उस धातु के आपने बहुत सारे खनिज निकाल लेते। खनिजों में से सबसे अच्छा खनिज छांटा था अयस्क। अयस्क के अंदर होता है गैंग। गैंग को अलग करने के लिए आप करते हो सांद्रण। सांद्रण में गैंग अलग होता है। सांद्रण के बाद आप करते हो सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड बनाते हो या ऑक्सीकरण करते हो। उसके दो तरीके होते हैं, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन में आप नमी और CO2 को उड़ाते हो। भर्जन में आप सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड को उड़ाते हो। उसके बाद आप करते हो इस ऑक्साइड का अपचयन। अपचयन के लिए मुख्य तरीका प्रगलन है। वैसे तो विद्युत अपघटन भी है और स्वतः अपचयन भी है, बहुत सारे तरीके हैं। अपचयन में क्या होता है कि मेटल का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड धातु में कन्वर्ट हो जाता है और अगलनीय अशुद्धियां अलग हो जाती हैं धातुमल के रूप में। ठीक है बेटे, जैसे आप कहते हो स्लैग। अब आपको जो धातु मिलती है ना, वहां वात्या भट्टी या परावर्तनी भट्टी में जो सबसे नीचे पिंगलेवी धातु मिलती है, वो धातु बेटे शुद्ध अवस्था में नहीं होती है, उसमें अब भी कुछ अशुद्धियां उपस्थित हैं। तो उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए हमें करना पड़ता है उस अपरिष्कृत धातु का शोधन या परिष्करण। अब बताओ ये खेल सारा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपके? बेटे ये खेल आपके समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है इस खेल का समझ में आना। हमें कहीं भी रट्टा नहीं मारना है, समझना है बेटे। तो हमें एक बात पता चली है कि यहां लिख दूं मैं, धातु कर्म के, धातु कर्म माने मेटलर्जी, आपको पता है ना। धातु कर्म के सभी पदों का प्रयोग, सभी पदों का प्रयोग करने के बाद भी प्राप्त होने वाली धातु, ध्यान से समझियो बेटे, बिल्कुल आपने बहुत सारे पद प्रयोग किए हैं। वे सारे पद जो मैंने उधर लिखे हैं, देखो अभी आपको समझाया ना, प्राप्त होने वाली धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। पूर्ण रूप से कैसी नहीं होती है? शुद्ध नहीं होती है। और आप इसे कह सकते हो अपरिष्कृत धातु। क्या कह सकते हो बेटे? अपरिष्कृत धातु आप इसे कह सकते हो। तो हम इसलिए क्या करेंगे, अतः अपचयन के बाद, अपचयन का ही मुख्य तरीका है प्रगलन। देखो अपचयन के बाद ही तो धातु मिली है हमें जिसका शोधन करना है, ठीक है। तो अपचयन के बाद लिख दो या से प्राप्त लिख दो, अपचयन से प्राप्त धातु जो है, बताओ वो धातु शुद्ध है क्या? जो धातु अपचयन के प्राप्त हुई, अपचयन से हमें प्राप्त हुई, अपचयन के बाद हमें धातु प्राप्त हुई, उसका हमें शोधन करना पड़ेगा। शोधन करने के लिए, उसका शोधन करने के लिए निम्न विधियों का, ध्यान से समझते रहिए बेटे, निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियों का आप प्रयोग करोगे? अलग अलग स्थिति में या अलग अलग तरह की अशुद्धि की उपस्थिति में अलग अलग विधि का हम प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे आसवन। एक तो बेटे आसवन पढ़ेंगे हम, ठीक है। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे पॉलिंग विधि या पॉलिंग द्वारा, ठीक है, ये लिख दिया पॉलिंग द्वारा। और बेटे नंबर 3 पे जो मेथड हमें पढ़ना है वो है द्रवण विधि, या द्रवण को द्रव गलन भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो बेटे? द्रव गलन। और बेटे नंबर 4 पे हमें पढ़नी है खरपरीकरण विधि।
खरपरीकरण। अच्छा, खरपरीकरण को क्यूपेलीकरण भी कहते हैं, क्यूपेलीकरण। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे बेटे, नंबर 5 पे पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन विधि। और बेटे नंबर 6 पे हमें पढ़ना है मंडल परिष्करण विधि, मंडल परिष्करण। इनके नामों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर एक चीज को बेटे मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। और नंबर 7 पे पढ़ेंगे हम वाष्प प्रावस्था परिष्करण, वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि। और नंबर 8 पे बेटे हम पढ़ेंगे वर्ण लेखन, वर्ण लेखिकी भी कहते हैं इसे, वर्ण लेखिकी, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन विधि। ठीक है बेटे, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, इन्हें पढ़ेंगे। चलो 1 बाय 1 ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हमें पढ़नी है आसवन विधि, या आसवन विधि को आप कह सकते हो डिस्टिलेशन मेथड। तो आसवन विधि को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आसवन का क्या मतलब होता है। क्या पता होना चाहिए बेटे, आसवन का क्या मतलब होता है। मान लो आपके पास पानी है और आपने गर्म किया है पानी को। जब बेटे आप पानी को गर्म करोगे तो उसकी भाप बनेगी। तो पानी को गर्म करने से जब उसकी भाप बनती है तो इस क्रिया को आप कहते हो वाष्पन। क्या कहते हो बेटे, वाष्पन। और यदि आपके पास वाष्प है, भाप है पानी की, और उस भाप को आप ठंडा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठंडा। तो ठंडा करने से क्या होता है कि वो भाप, वो वाष्प बदल जाएगी पुनः जल की बूंदों में। तो भाप को ठंडा करके उसे जल की बूंदों में बदलना या द्रव में बदलना, इस घटना को हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं बेटे, संघनन या कंडेंसेशन। दोबारा बता रहा, ध्यान से सुनियो। पानी को गर्म करोगे भाप बनेगी, इस घटना को हम कहते हैं वाष्पन या वेपोराइजेशन। और भाप को आप ठंडा कर दोगे दोबारा, तो वो भाप दोबारा ठंडा होकर द्रव में बदल जाएगी, इस घटना को हम कहते हैं संघनन। और अब सुनो ध्यान से, जब वाष्पन और संघनन एक साथ होते हैं कि वाष्पन भी हो रहा है और संघनन भी हो रहा है, दोनों घटनाएं एक के बाद एक लगातार हो रही हैं, तो उन दोनों घटनाओं को कुल मिलाकर हम कहते हैं आसवन। क्या कहते हैं, आसवन या डिस्टिलेशन। ठीक है बेटे, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि आसवन का क्या मतलब है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बात चलो हमें पता चल गई कि आसवन का क्या मतलब है, पर हमें इस बारे में नहीं पता चला कि आसवन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं। बेटे आसवन विधि का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमारे पास जो धातु होती है उसके अंदर एक गुण होता है वाष्पित होने का। कैसा गुण होता है बेटे, वाष्पित होने का। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ध्यान से समझिए जरा, यह विधि, यह विधि का मतलब कौन सी, आसवन विधि की बात कर रहे बेटे। यह विधि वाष्पशील, वाष्पशील धातुओं के, यह विधि वाष्पशील धातुओं के शोधन के लिए, वाष्पशील धातुओं के शोधन के लिए प्रयोग की जाती है। वाष्पशील धातुओं के शोधन के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो जो वाष्पशील धातुएं हैं उनका हम शोधन करते हैं आसवन विधि से। जैसे वाष्पशील धातुएं कौन कौन सी हैं, उनमें से कुछ धातुओं के नाम मैं आपको बता दूं। जैसे जिंक है, जैसे कैडमियम है, जैसे मरकरी है। तो ये धातुएं बेटे वाष्पशील धातुएं हैं। ठीक है, अब इस विधि में करना क्या है उसे भी समझ लो। इस विधि में आप क्या करोगे बेटे, बहुत आसान सी है, लिखते हुए ही आपके समझ में आ जाएगी। इस विधि में आप क्या करोगे कि जो आपके पास अशुद्ध धातु होती है ना, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु का मतलब या तो अशुद्ध जिंक हो, या फिर अशुद्ध कैडमियम हो, या फिर अशुद्ध मरकरी हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस विधि में अशुद्ध धातु को एक बर्तन में लोगे। उस बर्तन को आप रिटार्ट भी कह सकते हो, मैं लिख दूं चलो यहाँ, रिटार्ट एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है, उसमें से एक पाइप निकलता है और पाइप में लगा होता है कंडेंसर, संघनित्र, ठंडा करने के लिए वाष्प को।
तो इस विधि में अशुद्ध धातु को एक बर्तन में लेकर गर्म करते हैं। तो आप क्या करोगे कि धातु जो है अशुद्ध धातु, उस अशुद्ध धातु को एक बर्तन में भरोगे और क्या करोगे, गर्म करोगे, जिससे धातु वाष्पित होने लगती है। ठीक है, जो धातु है वो तो क्या हो जाएगी बेटे, वाष्पित होने लगती है, धातु तो वाष्पित होने लगेगी, परंतु उसमें माने किसमें, जो अशुद्ध धातु थी उसमें उपस्थित अवाष्पशील अशुद्धियां बर्तन में ही रह जाती हैं। तो बेटे जो अवाष्पशील अशुद्धियां हैं वे रह जाएंगी कहाँ, बर्तन में। अवाष्पशील अशुद्धियां तो बर्तन में रहेगी और धातु उड़ गई भाप बन के। अब देखो मैं क्या लिख रहा, मैं लिख रहा बेटे वाष्पित धातु को आप क्या करोगे, संघनित्र द्वारा ठंडा करोगे। संघनित्र क्या होता है, संघनित्र होता है ठंडा करने का एक उपकरण, चाहे वो पानी से ठंडा कर रहा हो तो आप उसे कहते हो जल संघनित्र या वाटर कंडेंसर, और यदि वो ठंडा करता है हवा से तो उसे कहते हैं वायु संघनित्र या एयर कंडेंसर। तो वाष्पित धातु को संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित कर लिया जाता है या कर लेते हैं, ऐसे लिख लो आप। तो जो आपकी धातु, शुद्ध धातु जो उड़ी थी, वाष्प बन के उड़ी थी, ठीक है, और जब वाष्प बन के वो जो शुद्ध धातु उड़ी थी, उस शुद्ध धातु को आपने संघनित्र से ठंडा कर लिया, द्रवित कर लिया, या ठोस अवस्था में भी आपको मिल जाएगी जब आप ठंडा करोगे। यहाँ तो लिखा हमने द्रवित कर लेते हैं, और द्रवित करने के बाद और भी ठंडा करोगे तो वो किस अवस्था में आ जाएगी, ठोस अवस्था में। ये है बेटे हमारे पास नंबर 1 की आसवन विधि या डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है बेटे, अब नंबर 2 पे हमें डिस्कस करना है पॉलिंग विधि या पॉलिंग द्वारा। पॉलिंग मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटे। आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो पहली विधि हमने पढ़ी है ना ऊपर, कौन सी विधि पढ़ी है, आसवन विधि। आसवन विधि में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि धातु तो होनी चाहिए वाष्पित होने वाली, और उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वे होनी चाहिए अवाष्पित, यानी कि अवाष्पशील अशुद्धियां होनी चाहिए, तब आप लगाओगे आसवन विधि का। जैसे हमने लिखा कि यह विधि वाष्पशील धातुओं के शोधन के लिए प्रयोग की जाती है। भाई धातु तो वाष्पशील होनी चाहिए, पक्की बात है, पर उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वे बेटे अशुद्धियां होनी चाहिए अवाष्पशील। कैसी होनी चाहिए, अवाष्पशील। तो नंबर 2 पे बात कर रहे हैं पॉलिंग द्वारा। पॉलिंग विधि में पता क्या होता है, सबसे पहले एक बात समझ लो आप, इस विधि का प्रयोग ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल मैं लिखते हुए ही समझा रहा हूं आपको। इस विधि का प्रयोग उन धातुओं के शोधन में किया जाता है, ध्यान से समझियो बेटे, उन धातुओं के शोधन में किया जाता है जिनमें अशुद्धि धातु ऑक्साइड के रूप में होती है, धातु ऑक्साइड के रूप में होती है। ये बात बहुत काम की है बेटे। मान लो आपके पास कोई धातु है और उस धातु के अंदर जो अशुद्धि है वो उसी धातु का ऑक्साइड है, जैसे कॉपर है, तांबा, तो तांबे में अशुद्धि होती है कॉपर के ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड की। तो यदि ऑक्साइड की अशुद्धि है तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास तांबा है और मैंने प्रगलन के बाद या अपचयन के बाद जो तांबा प्राप्त करा
उस तांबे में तांबे का ऑक्साइड है अशुद्धि के रूप में, कॉपर का ऑक्साइड है, तो उस कॉपर के ऑक्साइड को हम कॉपर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इस विधि से करेंगे, फॉलिंग मेथड द्वारा। अब इस विधि में पता क्या करना है आपको, बहुत मजा आएगा इस विधि को सीखने में। इस विधि में सर्वप्रथम, सबसे पहले क्या करेंगे देखते रहिए ध्यान से। सर्वप्रथम अशुद्ध धातु को एक बर्तन में, बर्तन नहीं लिखते तो आप भट्टी लिख दियो, एक ही बात है, एक भट्टी में गर्म करते हैं। एक बर्तन लो आप बड़ा सा, या एक भट्टी लो, और उस भट्टी में उसे डाल दो, ठीक है, और गर्म करो, जिससे धातु पिघल जाती है। मतलब आप उस अशुद्ध धातु को लो, जैसे मान लो कॉपर को लो अशुद्ध को, और उसे एक बर्तन में डाल के उसे गर्म कर दो। जब गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करने से बेटे वो धातु जो है अशुद्ध कॉपर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक बहुत अच्छा काम करना है। जब हमारी धातु पिघलगी ना, अब उसे ध्यान से समझिए जरा, हरी लकड़ी की बल्ली से हिलाते हैं। हिलाते की जगह चलाते भी लिख सकते हो आप, हिलाते या चलाते हैं। मतलब आपने एक बड़ा सा बर्तन ले रखा, उसमें आपके पास अशुद्ध कॉपर है, जिसमें कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि है। आपने उसे गर्म कर लिया, वो पिघल गया, सारा अशुद्ध धातु गल गया, पिघल गया, ठीक है। आप बड़ी बड़े, जो हरी लकड़ी का मतलब होता है जो ताजे तने होते हैं, यदि आपने किसी पेड़ का तना काट लिया और उसे रख दिया कुछ महीनों के लिए, फिर तो वो सूख जाएगा। हमें सूखा हुआ तना नहीं चाहिए, हमें एक मोटा डंडा चाहिए, 1 2 3 जितने भी हों, और वो हरे होने चाहिए, ताजे होने चाहिए। और उन डंडों को उस बड़े से बर्तन में पिघली हुई धातु को इस तरह चलाना है जैसे हलवाई किसी भी कढ़ाई में चलाता है कोंचे को, या बहुत बड़े चमचे को, या करछी को जब चलाता है ना हलवाई, इसी तरीके से चलाना है। जैसे एक नाविक समुद्र के अंदर या नदी के अंदर नाव के लिए क्या चलाता है, उसे कहते हैं पतवार, पतवार चलाता है, वो भी तो एक कोंचे या चमचे जैसा ही होता है। तो इसी तरीके से अब उसे हरी लकड़ी की बल्ली से हिलाते या चलाते हैं। किसे चलाते हैं, उस पिघली हुई धातु को, ठीक है। ऐसा करने से पता क्या होगा, ऐसा करने से लकड़ी जो है ना आपकी, लकड़ी से निकलने वाली एक गैस होगी बेटे, लकड़ी से निकलने वाली CH4 गैस, CH4 और इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है हाइड्रोकार्बन। लकड़ी से निकलने वाली CH4 गैस माने मीथेन गैस, धातु ऑक्साइड से, धातु का जो ऑक्साइड है जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लेती है। छीन लेने का मतलब प्राप्त कर लेना, ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा कि CH4 गैस धातु के ऑक्साइड से, जैसे मेटल ऑक्साइड है जिसे आप लिख सकते हो MO, मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल के ऑक्साइड से किसे ले लेगी, ऑक्सीजन को ले लेगी। कौन लेगी, CH4 गैस। जब उसने ऑक्सीजन गैस ले ली, इसलिए धातु का जो ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाती है, तथा हमें शुद्ध धातु मिलती है। तो हमें मिलेगी बेटे शुद्ध धातु। मतलब बताओ आपकी समझ में आई क्या यह बात, कि हम उसे हरी लकड़ी से क्यों हिला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं उस पिघली हुई धातु को। बिल्कुल हमें ऐसा काम करना है जैसे हलवाई कोई बहुत बड़ी कढ़ाई में या बड़े से भिगोने में कुछ बढ़िया सा खाना बना रहा हो, और उसे अपने चमचे से या कुंचे से लगातार क्या कर रहा हो, उसे चला रहा हो। तो हमें यही काम करना है बेटे,
अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक ध्यान रखना है आपको कि आपके पास जो फफोलेदार कॉपर होता है ना, फफोलेदार कॉपर से, मैंने अभी कॉपर का ही तो एग्जाम्पल लिया, ठीक है। फफोलेदार कॉपर में लिखो, फफोलेदार कॉपर में उपस्थित कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन करना। तो बेटे इसमें क्या होगा, इसमें कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में ही तो बदला जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन छीन लेंगे हम, और जब ऑक्सीजन में हरी लकड़ियों से निकलने वाली CH4 ने छीन लिया, तो फिर तो जो है ऑक्सीजन अलग ही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली पढ़ाई करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 3 पे हमें पढ़ना है बेटे द्रवण या द्रव गलन या द्राव गलन भी कह सकते हो, लिक्वेशन या लिक्विफिकेशन। इसमें पता क्या होता है, इसमें आप ऐसी धातु का शोधन करोगे जो आसानी से गल जाती हो या गर्म करके जिसे आप गला सकते हो, पर उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वे हो बेटे अगलनीय। तो आप क्या काम करोगे कि आप अशुद्ध धातु को एक ऐसी भट्टी में रख के गर्म करोगे जिसका तल होगा तिरछा, ऐसा इंक्लाइंड, जिसमें टेपर हो, और उसके ऊपर आप रख दो इस अशुद्ध धातु को और भट्टी के नीचे लगा दो आग। आग लगाने से क्या होगा कि वो जो पिघलने वाली या गलने वाली धातु है वो गल के नीचे बह जाएगी, और अशुद्धियां हैं अगलनशील, वे अपने स्थान पर ही ज्यों की त्यों रह जाएंगी। तो नीचे जो धातु पिघल के या गल के बहेगी उस धातु को एक अलग बर्तन में आप इकट्ठा कर सकते हो। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। तो द्रवण विधि में आपको ध्यान ये रखना है कि इस विधि द्वारा सरलता से द्रवित होने वाली धातुओं का, सरलता से द्रवित होने वाली धातुओं का शोधन करते हैं। तो जो धातुएं सरलता से द्रवित हो जाती हैं ना, उन धातुओं का शोधन हम करेंगे कौन सी विधि से बेटे? द्रवण विधि से। जैसे मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता सकता हूं कि कौन कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो सरलता से द्रवित होती हैं। जैसे लेड है, जैसे स्टेनम है, स्टेनम कह दो या टीन कह दो, आप इसे कह सकते हो टीन, ठीक है। जैसे बिस्मथ है, और जैसे Hg है, Hg तो द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको पता है। तो इन धातुओं का शोधन करते हैं। आप क्या करोगे, जैसा कि मैंने अभी समझाया है कि इस विधि में आप क्या करोगे बेटे, इस विधि में अशुद्ध धातु को, जो आपके पास अशुद्ध धातु है उसे क्या करोगे, किसी तिरछे तल वाली एक तिरछे तल वाली भट्टी लोगे, किसी तिरछे तल वाली भट्टी में लेकर, या भट्टी में रखकर लिख दो, चलो भट्टी में रखकर गर्म करते हैं, ठीक है। तो तिरछे तल वाली भट्टी में रख के आप गर्म करोगे, और गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से नीचे लिख दूं, ऐसा करने से शुद्ध धातु द्रवित होकर, यानी गलकर, शुद्ध धातु द्रवित होकर नीचे बहने लगती है, ठीक है। जिसे एक पात्र में या एक बर्तन में, एकत्र कर लिया जाता है, ठीक है बेटे। एक बर्तन में आप उसे इकट्ठा कर लोगे, जबकि अगलनीय अशुद्धियां
जो अशुद्धियां गल नहीं पा रही थी और जिन्हें गलना ही नहीं है, जबकि अगलनीय अशुद्धियां पीछे ही रह जाती हैं, यानी ऊपर तल पे उस तिरछे तल की स्टार्टिंग में ही रह जाएंगी, पीछे ही रह जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बेटे, ये एक अच्छा तरीका है उन धातुओं के लिए जो सरलता से क्या हो जाती हैं, द्रवित हो जाती हैं, गल जाती हैं सरलता से। अब बेटे नंबर 4 पे हमें पढ़ना है, चौथा मेथड था हमारा खरपरीकरण। खरपरीकरण, अब हम खरपरीकरण पढ़ेंगे बेटे, या इसे क्यूपेलीकरण भी कहते हैं। क्यूपेलीकरण क्या कहते हैं बेटे, आप खरपरीकरण कह दो या फिर क्यूपेलीकरण कह दो, ठीक है, क्यूपिलेशन भी कह सकते हो आप इसे। तो इस मेथड को हम पढ़ेंगे, चलो, खरपरीकरण या क्यूपेलीकरण या क्यूपिलेशन। इसमें हमें क्या सीखना है, इसमें सीखना है बेटे कि मान लो आपके पास कोई धातु है और उस धातु के अंदर ऐसी अशुद्धियां हैं जो धातु से पहले ही ऑक्सीकृत हो सकती हैं, यानी कि आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली या धातु से पहले ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धियां यदि धातु के अंदर उपस्थित हैं तो आप इस विधि का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को लिखना है, यहां से लिखूं मैं, जब किसी धातु में धातु की अपेक्षा शीघ्र, मतलब कहने की बात यह है कि धातु जो है आपकी, वो धातु बहुत देर में ऑक्सीकृत होगी और अशुद्धि हो जाएगी जल्दी ऑक्सीकृत। जब किसी धातु में धातु की अपेक्षा शीघ्रता लिख दो, शीघ्रता से ऑक्सीकृत होने वाली अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते हैं लिख दो या किया जाता है लिख दो, एक ही बात है, चलो किया जाता है लिख दो, किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग आप तब करोगे जब अशुद्धियां क्या होंगी, जल्दी ऑक्सीकृत होती होंगी। किससे जल्दी, धातु से भी जल्दी। आपको क्या करना पड़ेगा, अशुद्ध धातु जो आपके पास है ना, अशुद्ध धातु को, जो भी अशुद्ध धातु आपके पास है जिसका आपको क्या करना है, शोधन, एक क्यूपेल में रखोगे आप, एक क्यूपेल पता किसे कहते हैं, क्यूपेल कहते हैं हड्डी की राख जो होती है ना, हड्डी की राख से बनी एक कटोरी या प्याली, या आप इसे कह सकते हो क्रूसिबल, इसे कहते हैं क्यूपेल। हड्डी की राख से बनी क्या होती है, एक कटोरी होती है, एक प्याली। तो आप क्या काम करोगे कि अशुद्ध धातु को एक क्यूपेल में लेकर इसमें कटोरी में, इस प्याली में या इस बर्तन में आप उसे रखोगे और लेकर क्या करोगे, उसे वायु की उपस्थिति में, क्योंकि ऑक्सीकरण करना है ना हमें बेटे, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो आप क्या करोगे बेटे, वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे किसे, अशुद्ध धातु को, किसमें लेकर, एक क्यूपेल में लेकर, यानी हड्डी की राख से बनी एक कटोरी में लेकर आप क्या करोगे, गर्म करते हैं। ऐसा करने से पता क्या होगा, जिससे अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर उड़ जाती हैं,
अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, ऑक्सीकृत। और बेटे ऑक्सीकृत होंगी तो ऑक्सीकृत होके जैसे ही उनके ऑक्साइड बनेंगे तो उनके ऑक्साइड क्या होंगे, उड़ जाएंगे, तथा शुद्ध धातु शेष बचती है, शुद्ध धातु शेष बचती है। तो हमारे पास जो वो कटोरी है, जो क्रूसिबल है, उसमें बचेगी शुद्ध धातु। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। चलो अच्छा, आप एक एग्जाम्पल लिख लो। जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर, सिल्वर से लेड की अशुद्धि यदि आपको अलग करनी है, सिल्वर से किसकी अशुद्धि अलग करनी बेटे, लेड की। यहां लिख दूं अलग करना। तो सिल्वर से लेड की अशुद्धि को अलग करने के लिए आप इसी विधि का प्रयोग करते हो। ठीक है बेटे, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। अच्छा, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब बेटे हमें पढ़ना है विद्युत अपघटनी परिष्करण, या इसे आप वैद्युत अपघटन भी कह सकते हो, या इसे कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ज्यादातर धातुओं के शोधन करने का सबसे अच्छा तरीका है ये वाला वैद्युत अपघटनी विधि। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, और बर्तन में आपको ध्यान रखना है कि आपको अशुद्ध धातु का तो बनाना है एनोड। देखो प्लस का निशान है, बैटरी के बड़े डंडे से मैंने इसे जोड़ रखा है। तो ये जो है अशुद्ध धातु का तो आपको एनोड बनाना होता है, जो मोटा लेना पड़ता है। अब अशुद्ध धातु कौन सी है, अशुद्ध धातु वो धातु है जो आपको अपचयन के बाद प्राप्त हुई है, जिसे आप कह सकते हो कि प्रगलित धातु, प्रगलन के बाद प्राप्त धातु जो है, उस धातु को हम कह सकते हैं अशुद्ध धातु। जैसे मैंने यहाँ अशुद्ध कॉपर का क्या लिया है, एनोड, और उसे बहुत मोटा लिया है। और बेटे शुद्ध धातु जो होती है, जैसे शुद्ध कॉपर यहाँ लिया है, उसका हम लेते हैं कैथोड, देखो माइनस लिखा हुआ है, और उसे लेते हैं पतला। शुद्ध धातु का कैथोड लेना है, पतला लेना है, और अशुद्ध धातु का एनोड लेना है और मोटा लेना है, और अंदर भरना है उस धातु के लवण का विलयन विद्युत अपघटय के रूप में। तो जब आप धारा प्रवाहित करोगे ना, तो धारा प्रवाहित करने पे क्या होगा कि जो कॉपर है वो कॉपर अशुद्ध धातु से आएगा विलयन में, और विलयन से चढ़ेगा कहाँ, शुद्ध धातु वाली छड़ पे, यानी कि कैथोड पर। तो ये छड़ तो लगातार पतली होती रहेगी, इससे से बेटे अशुद्धियां बिल्कुल भी नहीं उतर रही हैं। इससे से उतर रहा है तांबा या शुद्ध कॉपर या शुद्ध धातु, विलयन में जाती है, और विलयन से चढ़ता है कहाँ, कैथोड पर। तो ये वाली प्लेट जो पतली ली थी, ये तो मोटी होती रहती है, और मोटी प्लेट होती रहती है पतली। ठीक है, और जो आपके पास कम क्रियाशील धातुओं की अशुद्धियां इसके अंदर उपस्थित होती हैं, वे यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाती हैं, क्योंकि वे कम क्रियाशील हैं। धातु की क्रियाशीलता होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की आदत, जिसे आप कहते हो विद्युत धनात्मकता। जब कम क्रियाशील धातु है तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ने का ही नहीं है वो, और जब एनोड पे इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ने का तो वो तो नीचे गिरता रहेगा। तो यहाँ अशुद्धियां सारी एनोड के नीचे इकट्ठी होती रहती हैं, और उन अशुद्धियों को कुल मिलाकर कहते हैं एनोड पंख, जैसे सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये सब क्या है बेटे, एनोड पंख है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटे, और अब मैं समझा रहा हूं, इसे बिल्कुल डिटेल में ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि अधिकांश धातुओं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आदि का शोधन इसी विधि द्वारा किया जाता है, इसी विधि द्वारा किया जाता है। तो आप ज्यादातर धातुओं का जो शोधन करते हो ना, वो बेटे विद्युत अपघटनी विधि से ही हम करते हैं। सबसे अच्छी विधि है, और इसका रिजल्ट भी सबसे अच्छा आता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण कॉपर का ही ले रहे हैं, मान लो कॉपर पे ही हम सीखेंगे सारी चीज। जैसे मैंने चित्र में भी कॉपर बनाया है ना,
तो इसमें क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु होती है ना, जैसे धातु की जगह मैं कॉपर लिख दूं, अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ को क्या बनाते हैं, एनोड तथा शुद्ध कॉपर की कैसी छड़ लेनी बताओ, उधर देखो चित्र में, शुद्ध कॉपर की पतली छड़ को क्या बनाया बेटे, कैथोड बनाते हैं। तो एक तो ये काम आपको करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो अशुद्ध धातु है उसका एनोड बनाना है और एनोड होना चाहिए मोटा, और जो शुद्ध धातु है उसका बनाना है कैथोड और कैथोड होना चाहिए पतला। और फिर बेटे जो कॉपर सल्फेट है ना, यानी जिस धातु का भी आप शोधन कर रहे हैं उसके लवण का विलयन लेना आपको, कॉपर सल्फेट विलयन, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो वैद्युत अपघटय का कार्य करेगा इस बर्तन के अंदर या इस सेल के अंदर, वैद्युत अपघटय का कार्य करता है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? मैंने आपको समझाया कि एनोड प्लेट अशुद्ध धातु की, अशुद्ध कॉपर की होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, कैथोड प्लेट शुद्ध धातु की होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए, और इस बर्तन के अंदर जो विद्युत अपघटय आप प्रयोग करोगे वो उसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। अब इसके बाद क्या सिखाया था, अब इसके बाद सिखाया था कि विद्युत धारा जब आप प्रवाहित करोगे ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध कॉपर एनोड से विलयन में, एनोड से कहाँ आया था, विलयन में, देखो एनोड से विलयन में आया, विद्युत अपघटय का विलयन है ना कॉपर सल्फेट का, तो एनोड से विलयन में तथा विलयन से कहाँ चढ़ा था बताओ, विलयन से कैथोड पर चढ़ने लगता है। तो आपको कैथोड पर प्राप्त होती रहती है शुद्ध धातु, जिससे जो आपकी एनोड प्लेट है ना, एनोड पतला हो जाएगा, एनोड तो पतला होता रहेगा, तथा कैथोड कैसा होता रहेगा, मोटा, क्योंकि उससे शुद्ध धातु हमें प्राप्त होती रहेगी ना, मोटा होने लगता है। बताओ बेटे ये बात आपकी समझ में आ रही क्या? जो मोटा था वो तो पतला होने लग रहा, और जो पतला था वो मोटा होने लग रहा। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, स्टार लगा दो, पेपर में क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसमें अशुद्ध धातु का आपने मोटा एनोड लिया है ना, उसमें होती हैं कुछ अशुद्धियां। क्या होती हैं? अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें मैं कह सकता हूं कम क्रियाशील धातु, वे अशुद्धियों के रूप में होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखियो जरा, मैंने लिखा अशुद्धियां अर्थात कम क्रियाशील धातुएं। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूं, AgAuPt, ये इस केस में है, कॉपर के केस में, जब हम कॉपर का मेटलर्जी कर रहे हैं। ठीक है, ये कम क्रियाशील हैं, तो ये क्या करेंगी कि एनोड पर, ये अभी मैंने समझाया था कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाती हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील हैं, और जब ये कम क्रियाशील हैं तो बेटे ये एनोड पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ पाती हैं, इसलिए ये एनोड के नीचे एनोड पंख, यहां से इस मात्रा को हटा लो, एनोड पंख के रूप में एकत्र
होती हैं या इकट्ठा होती हैं या जमा होती हैं, इसे कहते हैं एनोड पंख। देखो, जो कम क्रियाशील धातुएं हैं तो वे क्या करेंगी, वे नीचे, वहां नहीं पहुंचने की, नीचे बैठती रहेंगी, नीचे क्या होती रहेंगी बेटे, नीचे बैठती रहेंगी। ठीक है। अब देखो, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से समझियो। इन सारी बातों को जो हमने पढ़ा है, इन सारी बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा एक बार दोबारा। मुझे एक बात बताओ बेटे, इसमें हमने वैद्युत अपघटक के रूप में क्या भर रखा है, कॉपर सल्फेट। क्या भर रखा है, कॉपर सल्फेट। तो मुझे एक बात बताओ बेटे कि कॉपर सल्फेट में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो कॉपर सल्फेट ऐसे ही तो टूटेगा, Cu डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटेगा कॉपर सल्फेट। धन आयन बनेंगे और ऋण आयन। तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे Cu डबल पॉजिटिव आयन होंगे और बहुत सारे SO4 डबल नेगेटिव आयन होंगे। अब मुझे जरा सोच के एक बात बताओ कि आप इनमें से, दोनों में से एनोड पर कौन जाएगा, Cu डबल पॉजिटिव जाएगा या SO4 डबल नेगेटिव। आप कहोगे कि सर एनोड पर जाएगा SO4 डबल नेगेटिव। ध्यान से समझना है सबको, ये SO4 डबल नेगेटिव कहाँ चला गया, एनोड पर। और जब वो एनोड पे गया तो अब कान खोलने पड़ेंगे, दिमाग की खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी सब बच्चों को। तो क्या हुआ कि ये जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन कहाँ जाता है बेटे, एनोड पर जाता है। और एनोड में क्या है, शुद्ध धातु, और शुद्ध धातु क्रियाशील है तो वो वहां इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। जो कॉपर होगा ना इसमें, अशुद्ध धातु का भले ही हो पर इसमें शुद्ध धातु की भी तो मात्रा उपस्थित है। वो शुद्ध धातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को तो छोड़ेगी यहाँ और अपने आप बनाएगी धन आयन, और धन आयन बना के इस सल्फेट के साथ भाग जाएगी विलयन में। कहाँ भाग जाएगी, विलयन में। तो विलयन में पहुंचेगा कॉपर सल्फेट। जरा ध्यान से समझने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से। सल्फेट आयन गया कहाँ, एनोड पर, और एनोड से किसे उठा के लेके आया, उठा के लेके आया एनोड से सल्फेट आयन, एनोड से कॉपर आयन को उठा के लेके आया। और फिर दोबारा ये कॉपर आयन कहाँ आ गया, विलयन में आ गया और कॉपर सल्फेट बन गया। अब मुझे यूं बताओ, जब कॉपर सल्फेट विलयन में बन के आ गया, गया था सल्फेट आयन, यहाँ कौन गया था, सल्फेट गया था, वापिस कौन आया, कॉपर सल्फेट। तो यूं बताओ, वो सल्फेट कॉपर को लेके आया या नहीं लेके आया, कॉपर को वो लेके आया, पक्की बात है। और फिर कॉपर सल्फेट ऐसे टूटेगा आयनों में, जब ऐसे टूटेगा तो वो Cu डबल पॉजिटिव आयन भी तो बनाएगा, वो Cu डबल पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो बेटे मुझे एक बात बताओ कि ये Cu डबल पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, ये Cu डबल पॉजिटिव आयन जाएंगे कहाँ बेटे, कैथोड पर। और कैथोड पर जाकर वहां से लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो कॉपर यहाँ जा रहा है, ये Cu डबल पॉजिटिव आयन कहाँ जाते हैं, यहाँ इस तरह, और वहां से लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाता है शुद्ध कॉपर। और वो शुद्ध कॉपर ही जमा होता रहता है या जमता रहता है इस पतली सी प्लेट पर। और जब पतली सी प्लेट पर शुद्ध कॉपर जमा होता रहता है तो ये पतली सी प्लेट के दिन हो जाते हैं बहुत अच्छे, और कुछ दिनों बाद ये हो जाती है मोटी, और जो मोटी प्लेट है वो प्लेट हो जाती है पतली। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटे, बिल्कुल। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कॉपर यहाँ से उतर के विलियन में, और विलियन से उतर के यहाँ सल्फेट आयन वहां गया और कॉपर को लेकर आया, और कॉपर फिर यहाँ से टूट के वहां पहुंच गया। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो अशुद्ध कॉपर का मोटा एनोड है उससे शुद्ध कॉपर उतर के विलियन में आता रहेगा, और विलियन से यहाँ कैथोड पे चढ़ता रहेगा। और कुछ घंटों बाद जो अमीर था वो गरीब हो जाएगा, और गरीब था वो क्या हो जाएगा, अमीर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। बहुत अच्छी, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बेटे अब सीखते हैं मंडल परिष्करण या जोन रिफाइनिंग। ठीक है, इस नाम से बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि मंडल का क्या मतलब है। बेटे मंडल का मतलब यहाँ बिल्कुल भी बीड़ी का मंडल नहीं है। ठीक है, मंडल का मतलब है एक स्पेशल एरिया, एक स्पेशल जोन, एक स्पेशल क्षेत्र। बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सारी बातों को, बिल्कुल ध्यान से। मान लो आपके पास कोई धातु ऐसी है कि उस धातु की गलित अवस्था में, कि जब धातु गली हुए रूप में रहती है, पिघले हुए रूप में रहती है, तो गलित अवस्था में अशुद्धियों को रहना ज्यादा पसंद है, और धातु की जो ठोस अवस्था है उसमें अशुद्धियों को रहना ज्यादा पसंद नहीं है। दोबारा सुनो ध्यान से। मान लो कोई धातु ऐसी है कि उसकी गलित अवस्था में अशुद्धियां ज्यादा होती हैं और ठोस अवस्था में अशुद्धियां होती हैं कम। तो ऐसी स्थिति में हम लगाते हैं मंडल परिष्करण।
तो मंडल परिष्करण क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो मेरे पास कोई धातु का एक टुकड़ा है, ऐसी धातु का टुकड़ा जिसमें गलित अवस्था में अशुद्धियां ज्यादा रहना पसंद करती हैं और ठोस अवस्था में कम, और वो मान लो टुकड़ा ऐसा है। तो मैं क्या काम करूंगा कि मेरी जो उंगलियां हैं ना, ये उंगलियां हैं, ये है हीटर। क्या है? हीटर। हीटर तो पता है आपको, गर्म करने वाला। तो मैं क्या करूंगा कि इस हीटर को, इस, ये देखते रहियो जरा ध्यान से, ये तो है धातु का टुकड़ा जिसमें है अशुद्धियां, और अशुद्धियों की खासियत यह है कि गलित अवस्था में ज्यादा रहना पसंद करती हैं। तो मैं हीटर को यहाँ लगाऊंगा साइड में, और हीटर को यहाँ लगा के रखूंगा, तो इधर से धातु धातु क्या हो जाएगी? गल जाएगी। तो जब धातु गल जाएगी तो सारी अशुद्धियां खुशी खुशी उस गली हुई धातु में दौड़ के आ जाएंगी। तो अशुद्धियां कहाँ हैं? गली हुई धातु में आ गई। और मैं अब इस हीटर को धीरे धीरे इधर को चलाऊंगा। जब हीटर को धीरे धीरे चलाऊंगा, इधर मेरी उंगलियां हीटर हैं, ध्यान रखना। जब हीटर को मैं इधर इधर चलाऊंगा तो धातु यहां से गलनी शुरू हुई थी और यहां तक गलती चली जाएगी। जैसे जैसे धातु आगे की तरफ गलेगी ना, तो जहां भी धातु गली हुई अवस्था में रहेगी, अशुद्धियां सारी इकट्ठी होकर उसी जगह आएंगी और खुशी खुशी रहने का प्रयास करेंगी उसी जगह। और पीछे जो छूटती जा रही धातु, वो शुद्ध अवस्था में क्रिस्टलीकृत होती जा रही है, माने ठोस अवस्था में बदलती जा रही है। देखो यहाँ हीटर था, तो यहाँ हीटर था, तो इसका मतलब जो आपकी अशुद्ध धातु है, धातु के अंदर जो अशुद्धियां हैं, वे यहाँ की धातु जो गली हुई है वहीं रहना चाह रही है, तो ज्यादातर वहीं होंगी गली हुई धातु जो है, जहां भी है वहीं अशुद्धियां अधिकतम मात्रा में होंगी। और जैसे जैसे मैं हीटर को इधर को चलाऊंगा, तो हीटर को चलाने से धीरे धीरे धातु का जो क्षेत्र है, जो जोन है, जो मंडल है, वो गला हुआ मंडल यहाँ यहाँ यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी कहाँ कभी यहाँ, तो जहां भी धातु गली हुई अवस्था में रहेगी वहीं जो अशुद्धियां हैं वे ज्यादातर इकट्ठी होती रहेंगी। और पीछे जो धातु छूटती जा रही है वो ठोस अवस्था में बदलती जा रही है, और उसमें अशुद्धियों को रहना ठोस अवस्था में पसंद है ही नहीं। अशुद्धियों को तो गली हुई अवस्था में रहना पसंद है। तो आप एक साइड से हीटर को लगा के दूसरी साइड तक लेके जाओगे और उसे बीच में से गलाते चले जाओगे धातु को, और सारी अशुद्धियां उस गली हुई धातु में या पिघली हुई धातु में इकट्ठी होती चली जाएंगी। जब आप बेटे बिल्कुल लास्ट में पहुंचोगे ना यहाँ, तो लास्ट में पहुंच के सारी अशुद्धियां उस लास्ट वाले हिस्से में, लास्ट वाले मंडल में, आखिरी जोन में इकट्ठी हो जाएंगी, और फिर आप उसे हटा दोगे। हीटर को हटाओगे तो वे सारी अशुद्धियां क्या होंगी? उस लास्ट वाले क्षेत्र में या मंडल में या जोन में इकट्ठी हो जाएंगी। और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से काट देंगे इस धातु को, और जब काट के वो बाद वाला हिस्सा हमने निकाल के फेंक दिया, उसमें सारी अशुद्धियां हैं। बताओ खेल समझ में आया क्या? इसे कहते हैं मंडल परिष्करण। तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि वो चित्र जो मैंने बनाया, इस चित्र को देख लो। अच्छा, आप इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको एक बड़ा सा बॉक्स नजर आ रहा, ये तो अक्रिय गैस का वातावरण है। नीचे और ऊपर तीन तीन ये गोले नजर आ रही है, कुछ नहीं है, हीटर है। हीटर गतिशील हीटर, चलायमान हीटर। और अंदर वो रखी हुई है छड़, जिस छड़ में से आपको अशुद्धियां अलग करनी है। इसे लिखा धातु की छड़, और ये लिखा गलित मंडल। देखो यहाँ वाला हिस्सा गला हुआ है, और आप इस हीटर को इस सिरे से इस सिरे तक चलाओगे, और जहां जहां से गलित मंडल जहां भी रहेगा, अशुद्धियां खुशी खुशी चारों तरफ से वहीं आ जाएंगी। और जब ये गलित मंडल इस सिरे से उस सिरे तक पहुंचेगा ना, तो सारी अशुद्धियां गलित मंडल में ही होंगी, और उस गलित मंडल को काट के हमें फेंक देना है बाद में। ठीक है, ये लिखा हुआ हीटर या तापक। बताओ समझ में आया क्या सारा खेल? अब देखो जरा, मैं यहां समझा रहा दोबारा फिर एक बार। इस विधि द्वारा ऐसी धातुओं का शोधन किया जाता है, ऐसी धातुओं का शोधन किया जाता है जिनकी गलित अवस्था में, समझ रहे, जिनकी गलित अवस्था में अशुद्धियां अधिक होती हैं, गलित अवस्था में अशुद्धियां अधिक होती हैं, तथा ठोस अवस्था में
तथा ठोस अवस्था में अशुद्धियां क्या होती हैं? ठोस अवस्था में अशुद्धियां बहुत कम होती हैं। बताओ बेटे, ये बात समझ में आई क्या आप? कि जो गलित अवस्था होगी उसमें होंगी अशुद्धियां बहुत ज्यादा। ये ऐसी खासियत उस धातु के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, इसके यहाँ लिख दूं एग्जांपल। जैसे आपके पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम एक ऐसी धातु है, जैसे सिलिकॉन है, जैसे गैलियम है, ये सब ऐसी ही धातुएं हैं। मैं इन्हें लिख सकता हूं, धातु को क्या कहना चाहिए? इन्हें कहना चाहिए अर्धचालक। ये अर्धचालक ऐसे हैं कि इन अर्धचालकों में जब गलित अवस्था इनकी होती है तो अशुद्धियां गलित अवस्था में ज्यादा रहना पसंद करती हैं ठोस अवस्था के मुकाबले। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बेटे, ध्यान से समझिए जरा। इस विधि में जो अशुद्ध धातु की छड़ होगी ना, अशुद्ध धातु की छड़, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ लोगे और अशुद्ध धातु की छड़ को एक गतिशील हीटर द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म किया जाता है। तो आप क्या करोगे बेटे कि आप एक अशुद्ध धातु का टुकड़ा लोगे, एक छड़ लोगे और गतिशील हीटर के द्वारा उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करोगे, गर्म करोगे उस गतिशील हीटर के द्वारा। ठीक है बेटे, तो उससे क्या होगा बेटे कि हीटर के जो पास की धातु है ना, हीटर के पास की धातु लगातार गलती रहती है या पिघलती रहती है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो हीटर के पास की धातु लगातार क्या होती रहेगी, वो पिघलती रहेगी या गलती रहेगी। और जब वो पिघलती रहेगी या गलती रहेगी, तथा करके लिख दूं, तथा उसमें अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती रहती है। सारी अशुद्धियां खुशी खुशी उस पिघली हुई धातु में आएंगी। ठीक है, अशुद्धियों की मात्रा क्या होगी बेटे, बढ़ती रहेगी। जबकि केवल शुद्ध धातु, जो शुद्ध धातु वहां है अशुद्धियों के बिना, जो पीछे छूटती जा रही, केवल शुद्ध धातु क्या होगी बेटे, जो पीछे शुद्ध धातु छूटती जा रही ना, अशुद्धियां तो सारी गलित अवस्था में आती जा रही, जबकि केवल शुद्ध धातु ठोस रूप में क्या हो जाएगी, क्रिस्टलीकृत होती रहती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी शुद्ध धातु है जो पीछे छूटती जा रही, वो क्रिस्टलीकृत होती रहेगी ठोस अवस्था में। तो आखिरकार क्या होगा, आखिरकार ये होगा कि अंत में सारी अशुद्धियां एक सिरे पर, अंत में सारी अशुद्धियां एक सिरे पर एकत्र हो जाती हैं। सारी अशुद्धियां बेटे एक सिरे पर एकत्र हो जाती हैं और जिसे, उस सिरे को आप क्या करोगे, जिसे काटकर अलग कर दिया जाता है। उस सिरे को आप काट के क्या करोगे, अलग कर दोगे, जो अशुद्धियों से भरा हुआ है उस सिरे को आप बेटे काट के क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। ठीक है बेटे, तो चलो अगली बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात करेंगे। चलो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें जो नंबर 7 पे पढ़ना है ना बेटे, नंबर 7, 7वां मेथड,
सातवां मेथड पढ़ना है वाष्प प्रावस्था, प्रावस्था परिष्करण, इसे पढ़ना है। इसे भी मैं आपको भी पढ़ा दूं, ठीक है। इसे आप कह सकते हो वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है बेटे। वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प प्रावस्था परिष्करण, ये भी एक ठीक ठाक मेथड है जिसे हमें समझना चाहिए, या वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है बेटे, ध्यान से समझियो, लिखते हुए समझा रहा। इस विधि में जो आपकी अशुद्ध धातु होती है ना, इस विधि में अशुद्ध धातु जो आपकी है उसे किसी उपयुक्त पदार्थ में मिलाएंगे हम। उपयुक्त पदार्थ समझते हो आप, ऐसा पदार्थ जो इसके साथ आसानी से क्या कर जाए, घुल जाए, ठीक है, या इसके साथ क्रिया कर ले। किसी उपयुक्त पदार्थ में मिलाकर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस विधि में अशुद्ध धातु को किसी उपयुक्त पदार्थ में मिलाकर एक वाष्पशील यौगिक में बदल लेते हैं। एक वाष्पशील यौगिक में बदल लेते हैं। मतलब आपके पास जो धातु है उसे किसी पदार्थ से क्रिया करा दो या उसमें घोल दो और उसे वाष्पशील यौगिक में आप बदल दो, ठीक है। यहां से लिख दूं, अब ये जो यौगिक है ना बेटे, मान लो आपके पास ये यौगिक है, कौन सा यौगिक, वाष्पशील यौगिक, जो भाप बन के उड़ गया है धातु के साथ, अशुद्धियों को वहीं छोड़ दिया, धातु के साथ भाप बन के वो यौगिक उड़ गया, ठीक है। ये जो यौगिक आपको मिला है, इस यौगिक का क्या करना है आपको, अब इस यौगिक को उच्च ताप पर गर्म करके, अब आप क्या काम करोगे कि जो यौगिक आपको भाप बन के, भाप के रूप में, वाष्प के रूप में मिला है, उसे गर्म करके क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। अपघटित करके, मैं पूरा वाक्य लिख दूं, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो शुद्ध धातु को आप क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे बेटे इस तरीके से। जैसे चलो इसका एक एग्जांपल बता दूं, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझियो। मान लो आपके पास निकिल है, निकिल है, अशुद्ध धातु है निकिल, क्या है बेटे, निकिल अशुद्ध धातु है, और इसका आपने कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने इसे घोल दिया। किसमें घोल दिया बेटे, कार्बन मोनोऑक्साइड में। जब आप इसे कार्बन मोनोऑक्साइड में घोल दोगे और फिर करोगे इसे गर्म, तो गर्म करने से आपको मिलेगा निकिल टेट्रा कार्बोनिल। ये वो यौगिक है जो वाष्पशील है। देखो, वाष्पशील यौगिक में बदल देते हैं, मैंने लिख दिया वाष्पशील यौगिक है, ठीक है। निकिल टेट्रा कार्बोनिल मैं इसे कह सकता हूं। और इस वाष्पशील यौगिक को अब आप क्या करोगे, यहाँ मैंने कोमा लगा दिया, आप नीचे लिखियो इस वाले रिएक्शन को जो मैं यहाँ लिख रहा, मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिखना पड़ रहा बेटे। आपको कॉपी में ये रिएक्शन जो मैं यहाँ लिखूंगा उसे नीचे लिखना है। ध्यान रखनी है कि आपके पास जो ये वाष्पशील यौगिक आपको उड़ के जो मिला ना अलग, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, आपको इसे क्या करना है बताओ। अब इस यौगिक को उच्च ताप पर गर्म करके आपको इसे गर्म करना है, ये लिख दिया डेल्टा, और गर्म करके ये टूट जाएगा, और टूटने से आपको धातु मिल जाएगी अलग। ये निकिल मिल गया शुद्ध धातु, और कार्बन मोनोऑक्साइड होगी अलग। मैं लिख दूं इसके नीचे, ये है शुद्ध धातु, निकिल शुद्ध धातु के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। हमने क्या किया है, अशुद्ध निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यहाँ लिखा है ना इस विधि में, अशुद्ध धातु को किसी उपयुक्त पदार्थ में मिलाकर एक वाष्पशील यौगिक में बदल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में मिलाया, वाष्पशील यौगिक बनाया, इस वाष्पशील यौगिक को गर्म करा बहुत ज्यादा ताप पे, निकिल मिल गया अलग,
और CO उड़ के भाग गया। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पेपर में पूछा जाता है, ये जो मैंने निकिल वाला रिएक्शन लिखा ना, इसे कहते हैं बेटे मांड प्रक्रम। यहाँ लिख दिया मैंने मांड प्रक्रम। इस मांड प्रक्रम को ध्यान रखना है, रखोगे ध्यान सब? कभी पेपर में इसी नाम से क्वेश्चन आ जाए कि मांड प्रक्रम किसे कहते हैं, और आप वहां लिख दो कि हमारी मम्मी जब चावल बनाती हैं तो चावलों के साथ एक वाइट कलर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाती हैं, उस सॉल्यूशन में वे नमक डाल के हमें देती हैं एक एक गिलास भर के कि इसे पियो और एनर्जी आएगी। उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जो चावल बनाते समय हम बनाते हैं उसे कहते हैं मांड, और उस मांड को बनाने की क्रिया को कहते हैं मांड प्रक्रम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ध्यान रखनी है बात। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चलो फिर अगली बातें करेंगे। बहुत अच्छी, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें बात करनी है वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी की। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके का प्रयोग पता कब करते हैं हम? जब धातु या कोई भी सैंपल या नमूना या बानगी बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो। यदि धातु बहुत कम मात्रा में हमारे पास है तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब धातु में उपस्थित जो बहुत सारे घटक हैं, जो बहुत सारी उसमें अशुद्धियां हैं, उन सारे घटकों का किसी एक पदार्थ के प्रति अधिशोषण की मात्रा अलग अलग हो। यानी कि कोई अशुद्धि ज्यादा अधिशोषित होती हो किसी पदार्थ में और कोई अशुद्धि कम अधिशोषित होती हो, और धातु का भी विलयन कुछ अलग मात्रा में अधिशोषित होता हो। यानी कि धातु के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, अशुद्धि भी है, धातु भी है, इस तरह के जो कंपोनेंट है सबका अधिशोषण किसी अधिशोषक में अलग अलग मात्रा में होता हो, तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। आप क्या काम करोगे, एक ब्यूरेट आपको नजर आ रहा, इस ब्यूरेट में सबसे नीचे तो भरोगे आप कांच की रुई। आपने 11वीं में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात बताऊंगा कि कांच की रुई है जो एक छलनी का काम, फिल्टर का काम करेगी। उसके ऊपर आपने रेत की एक छोटी सी परत बिछाई, ये भी फिल्टर का काम करेगा। उसके ऊपर आपने पूरी जगह में भर दिया स्थिर प्रावस्था, जिसे कहते हैं एल्यूमिना, आप भर लो। सिलिका भी भर सकते हो, एल्यूमिना भी, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप ऊपर जगह छोड़ोगे, उस जगह में थोड़ा सा रेत का परत बिछाओगे, जैसे यहाँ बिछाया था रेत का परत, और उसके ऊपर द्रव मिश्रण भरोगे। यानी धातु को किसी द्रव में घोल के एक मिश्रण आपने तैयार किया है, उस मिश्रण को, उस द्रव मिश्रण को यहाँ भर दोगे। यहाँ भरने से क्या होगा कि आप जब कुछ घंटे बाद चेक करोगे तो कुछ घंटे बाद जो धातु में उपस्थित बहुत सारी अशुद्धियां हैं और खुद धातु है, वे सब अलग अलग जगह एक अलग अलग पट्टियां बन जाएंगी। इस तरह की पट्टियां कलरफुल, या फिर अलग अलग, जरूरी नहीं है कि कलरफुल बने, अलग अलग तरह के क्या बन जाएंगे, बैंड बन जाएंगे, पट्टियां बन जाएंगी। इनमें सबसे ऊपर उस पदार्थ की पट्टी बनेगी जो सबसे ज्यादा अधिशोषित हुई है, किसमें, स्थिर प्रावस्था में, जैसे एल्यूमिना में। इस तरह अलग अलग बन जाएंगी बेटे पट्टियां, और इन पट्टियों को फिर यहाँ से आप इस पेज को ढीला करो, या आपके स्कूल में चिमटी वाला ब्यूरेट है तो उस चिमटी को दबाओ, और आप पहले इस प्रावस्था को इसमें इकट्ठा करके इस आप कोनिकल फ्लास्क को या बर्तन को अलग रख दो, फिर इसे इकट्ठा करके नए बर्तन में उसे अलग रख दो, और फिर इसे इकट्ठा करके नए बर्तन में उसे अलग रख दो। जब आप हर एक पदार्थ को अलग अलग बर्तनों में इकट्ठा करके रखोगे तो उन सारे बर्तनों में से एक बर्तन ऐसा होगा जिसमें आपको शुद्ध धातु का विलयन मिलेगा, और उस शुद्ध धातु के विलयन से शुद्ध धातु को अलग करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो निक्षालन का। किसका? निक्षालन या लीचिंग। उससे आप उसे अवक्षेपित करके अलग कर लो। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हमें इस मेथड को पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात यह होती है कि इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है जब अशुद्ध धातु कम मात्रा में, भाई कम मात्रा में ही तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, नहीं तो एक ब्यूरेट में क्या क्या कर लेंगे हम। ठीक है, अशुद्ध धातु कम मात्रा में होती है तथा उसके घटकों के लिए, घटक माने अशुद्धियां भी आ गई इसमें, उसके घटकों के लिए किसी पदार्थ की
किसी पदार्थ, जैसे हमने यहाँ एल्यूमिना भरा है, अधिशोषक, किसी पदार्थ की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है बेटे, अधिशोषण क्षमता अलग अलग होनी चाहिए हर एक कंपोनेंट की, जब ही तो अलग अलग जगह पट्टियां बनेंगी। ये पट्टियां शुरू में कलरफुल बनती थी जब इस बात की खोज करी थी वैज्ञानिकों ने, इसलिए इसे कहा था क्रोमेटोग्राफी। क्या कहा था? क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन। वर्ण कहते हैं रंग को, लेखन माने लिखना। अलग अलग रंगों की पट्टियां बना करती थी पहले, पर अब इसका प्रयोग जरूरी नहीं है कि कलरफुल पदार्थों को अलग अलग करने में किया जाए। आप सामान्य जो कलरलेस पदार्थ हैं उन्हें अलग करने में भी कर लेते हैं इसका प्रयोग। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धातु है, आपके पास जो अशुद्ध धातु है ना, तो अशुद्ध धातु को किसी उपयुक्त विलायक में घोलकर एक विलयन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपके पास अशुद्ध धातु है उसे एक विलायक में घोल लो और बना लो एक विलयन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अब चित्र के अनुसार, जो चित्र हमने बनाया है, चित्र के अनुसार ब्यूरेट में एल्यूमिना ही लिख दूं, चलो, एल्यूमिना का स्तंभ बनाते हैं। भाई स्तंभ वर्ण लेखन इसका नाम है, इस पर्टिकुलर विधि का जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसका नाम है स्तंभ वर्ण लेखन। आप ये देखो, स्थिर प्रावस्था Al2O3 एल्यूमिना का स्तंभ बना लिया। मैंने सारी डिटेल यहाँ नहीं खोली कि नीचे कांची हुई है, फिर रेत है, फिर स्तंभ है, फिर रेत है, फिर पदार्थ है। मैंने बता दिया कि एल्यूमिना का आपको क्या बनाना है बेटे? स्तंभ बनाना है। तो फिर क्या करना है? इस स्तंभ के ऊपर, इसके ऊपर क्या करोगे बेटे? जो द्रव का मिश्रण आपने बनाया है या विलायक का मिश्रण, द्रव मिश्रण को डालने पर इसके ऊपर आप डाल लोगे बेटे उस विलायक में घुले हुए अशुद्ध धातु का मिश्रण। ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या होगा कि धातु में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो खुद धातु हो और या फिर उसकी कोई अशुद्धि हो, जो प्रत्येक पदार्थ है वो अलग अलग स्थान पर अधिशोषित होता है। देखो कई सारी पट्टियां बन रही ना, ABC मैंने लिख रखा, अधिशोषित हो जाता है ऐसे लिख दो, ABC लिख रखा। सबसे ऊपर पट्टी उसकी होती है जो सबसे ज्यादा अधिशोषित होता है। अब क्या करते हैं हम कि जो प्रत्येक घटक है, प्रत्येक घटक को अलग अलग बर्तन में क्या करते हैं बेटे? एकत्र कर लेते हैं। बताओ सिखाया था या नहीं? अभी मैंने बताया था कि हर बार कोनिकल फ्लास्क नया लगाना है आपको, और हर बार अलग अलग पदार्थों को अलग अलग बर्तन में क्या करना है? इकट्ठा। उनमें से एक बर्तन में धातु भी होगी। मैं लिखूंगा धातु वाले बर्तन से, जो धातु वाला बर्तन होगा जिसमें आपको धातु प्राप्त होगी, उस धातु वाले बर्तन से शुद्ध धातु को निक्षालन द्वारा प्राप्त कर लेते हैं या अलग कर लेते हैं।
कुछ भी लिख दो आप चाहे। ठीक है बेटे, नींद तो नहीं आ रही किसी को? कभी कोई सा सो गया हो? सोना नहीं है किसी को भी। अभी आपको अपनी जिंदगी सुधारनी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे कुछ। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हम करेंगे अपनी किताब में जो एनसीईआरटी में हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे बेटे। अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याख्या कीजिए मंडल परिष्करण और स्तंभ वर्ण लेखिकी। बताओ दोनों चीजें पढ़ा दी या नहीं पढ़ाई? तो ये तो मैंने होमवर्क लिख दिया, आप देख लेना, करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो आपने नोट्स तो अपने बना ही लिए होंगे। कुछ बच्चे मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं, उनकी आदत बहुत अच्छी है, जब मैं लिखता हूँ तभी वो लिखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे जो बाद में लिखते हैं वे भी अच्छे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे जो अपने नोट्स बनाते ही नहीं है, वे बेटे सबसे ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, चलो खैर अगला क्वेश्चन देख लो। अभ्यास का 6, कॉपर के वैद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्वों के नाम दीजिए, वे वहां कैसे उपस्थित होते हैं? तो बताओ एनोड पंख क्यों आया वहां एनोड के नीचे? क्योंकि वे कम क्रियाशील धातुएं अशुद्धियों के रूप में उपस्थित हैं और वे इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकती हैं एनोड पर, और वे कैथोड पर नहीं जा सकती हैं, इसलिए वे एनोड के नीचे बर्तन की तली में ही बैठ जाती हैं। ठीक है बेटे, और वे कौन कौन सी धातुएं हैं वो भी बताई थी आपको। वे हो सकती हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये धातुएं हो सकती हैं जो कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अभ्यास का 10वां क्वेश्चन देखो, वर्ण लेखिकी पद का क्या अर्थ है? मतलब वर्ण लेखिकी का अर्थ क्या है? वर्ण माने रंग और लेखिकी माने लिखना। प्रारंभ में इसका प्रयोग रंगीन कार्बनिक पदार्थों के शोधन में किया जाता था, इसलिए इसका नाम था वर्ण लेखिकी या वर्ण लेखन। और अब इसका प्रयोग जो रंगहीन पदार्थ हैं उनके शोधन में भी हम कर सकते हैं। और ये तो मैंने पूरा समझा दिया, पर बेटे इन्होंने अर्थ ही पूछा है कि इस वर्ण लेखिकी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अभ्यास का 11वां क्वेश्चन देखो, वर्ण लेखिकी में स्थिर प्रावस्था के चयन में क्या मापदंड अपनाने चाहिए? स्थिर प्रावस्था उसे कहते हैं जिसका स्तंभ आपने बनाया था एल्यूमिना का, और गतिशील प्रावस्था उसे कहते हैं जो आपने ऊपर से द्रव मिश्रण डाला था और वो अलग अलग जगह पट्टियों में आपको मिले थे उसके अलग अलग घटक। तो स्थिर प्रावस्था कैसे चुननी चाहिए? नंबर 1, इसकी अधिशोषण क्षमता वर्णात्मक होनी चाहिए, यानी कि जो द्रव मिश्रण है उसमें उपस्थित जो घटक हैं वह सारे घटकों के लिए इसकी अधिशोषण क्षमता सबके लिए अलग अलग होनी चाहिए, उसे कहते हैं वर्णात्मकता। नंबर 2, स्थिर प्रावस्था मिश्रण के साथ कोई अभिक्रिया न करती हो। जैसे हमने वहां स्थिर प्रावस्था ली थी एल्यूमिना, तो वो जो है मिश्रण में उपस्थित घटक हैं उनमें से किसी के साथ कोई अभिक्रिया न करता हो। नंबर 3, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि स्थिर प्रावस्था हमें मिल ही नहीं पा रही, आसानी से उपलब्ध ही नहीं हो पा रही। उसके बाद देखो बेटे अभ्यास का 12वां क्वेश्चन, निकिल शोधन की विधि समझाइए। बेटे निकिल शोधन की विधि में वाष्प प्रावस्था परिष्करण उदाहरण सहित लिखना है, जो मैंने कहा था मांड प्रक्रम आपको लिखना है, उदाहरण वो वाला भी पूरा लिखोगे तो वो निकिल का ही शोधन है। उसके बाद अभ्यास का 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं के शोधन के सिद्धांतों की रूपरेखा दीजिए। मंडल परिष्करण बताओ सिखाया था या नहीं सिखाया था, जहां मैंने बोला था बीडी का मंडल। उसके बाद वैद्युत अपघटन परिष्करण, वैद्युत अपघटन बताओ सिखाया था या नहीं सिखाया था। एनोड की प्लेट मोटी होनी चाहिए अशुद्ध धातु की, और कैथोड की प्लेट पतली होनी चाहिए और शुद्ध धातु की। नंबर 3, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। भाई वाष्प प्रावस्था परिष्करण ये निकिल वाला ही नहीं है क्या? मांड प्रक्रम ही नहीं है क्या? ठीक है बेटे, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और अच्छा काम करने के लिए लाइफ में। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स आपके जो शोधन की विधियां हैं वे सारी आपके समझ में आई होंगी और उन्हें आप हमेशा याद रखोगे। बेटे मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपको जो है प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए, पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए यदि जिंदगी में आपको कुछ प्राप्त करना है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।